नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। हिंदी और पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस सेट हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 16, जिसके अंतर्गत कुल 30 प्रश्न हम देखेंगे, जिसमें हम पैराग्राफ वाले प्रश्नों को भी शामिल कर रहे हैं। तो 31 से लेकर के 39 तक टोटल आपके जो प्रश्न हैं वो गद्यांश पर आधारित हैं। गद्यांश को ध्यान से समझिए, पढ़िए कि किसे कहूँ मैं, शिक्षा क्या है, शिक्षा का सच, कैसा होता है शिक्षित व्यक्ति और कैसा होता है पढ़ा लिखा समाज। मेरे गुरु श्री दयाल चंद्र जी सोनी तो पूरी एक काव्यात्मक पुस्तक जो है वो लिख गए। इस पुस्तक का नाम है हूँ अड़भड़ियो शिक्षित हूँ। उनका जो आशय है वो स्पष्ट है कि हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ है। उन्होंने जब यह पुस्तक लिखी तो साफ कहा कि यह किताब उनके पूरे जीवन की शिक्षा का सार है। तब फिर हमें यह भी मान लेना चाहिए कि हमारा पूरा पढ़ा लिखा समाज खासा अनपढ़ है, अशिक्षित है। तब फिर बताइए कि शिक्षा को कहाँ खोजें। कहते हैं कि शिक्षा बालक के जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का विकास है, उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाने का नाम शिक्षा है। मगर ऐसा तो तब संभव है जब हम यह जान लें कि कौन-कौन सा बालक कौन-कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है, उसके शरीर में और उसके मन मस्तिष्क में कौन-कौन सी शक्तियाँ सोई हुई हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो-जो बालक शाला में आया है, उसको हम पहले पढ़ें और हर बालक को पढ़-पढ़ कर पहचाने कि वह क्या है, उसकी जो प्रदत्त प्रतिभा है वो क्या है, कौन-कौन सी उसमें सुषुप्त शक्तियों को लिए हुए वह हमारे सामने उपस्थित हुआ है। ये हमारा टोटल पैराग्राफ था। समझ में आपको आ गया होगा। अब इस पर आधारित 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि बच्चों की शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? बच्चों को प्रतिभाओं के अनुसार वर्गीकृत करेंगे, बच्चों की समस्त क्षमताओं, प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना या प्रतिभाओं के विभिन्न रूप जानना। सीटेट में सेम इसी टाइप के प्रश्न आते हैं, तो यूपी टेट और साथ ही साथ आपका जो सुपर टेट है, उसी के साथ-साथ सीटेट का भी पेपर होगा। तो सभी को लेकर हम एक साथ जो है वो चल रहे हैं। पैराग्राफ तो आपको वैसे हर जगह आता है, बट सीटेट में मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने अभी बताया था आपको कि जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के समय संदर्भ में ऊपर जो है वो लिखा है, उनमें समस्त क्षमताओं, प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना। अगला प्रश्न देखते हैं 32। प्रश्न कह रहा है इस गद्यांश में शिक्षा का कौन-सा सिद्धांत निहित है? सभी बच्चों में व्यक्तिक भिन्नता होती है, शक्तियाँ सदैव सुषुप्त अवस्था में ही रहती हैं, पढ़े-लिखे लोग अनपढ़ होते हैं या सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे शक्तियाँ सदैव सुषुप्त अवस्था में ही रहती हैं। ऊपर बात की गई थी ना कि आपको बच्चे को पढ़कर उसे पहचानना है, उसमें कौन-सी जो है वो प्रतिभा है। अगला प्रश्न 33 कह रहा है कि हर बालक को पढ़ पढ़ कर पहचाने कि वह क्या है, वाक्य में पहचाने क्रिया का कर्ता हो सकता है हम, तुम, वह या मैं। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से आंसर की बात करते हैं तो हम जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि हर बालक को पढ़ कर पहचाने कि वह क्या है, वाक्य में जो पहचाने क्रिया है उसका कर्ता हो सकता है, तो हम जो है हो सकता है। 34 प्रश्न कह रहा है कि उसकी प्रदत्त जो प्रतिभा है वो क्या है? वाक्य किस प्रकार से है? नकारात्मक है, प्रश्नवाचक है, संदेहवाचक है या विधानवाचक है? बताना है आपको कि ये किस प्रकार का वाक्य है। आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला आपका ऑप्शन प्रश्नवाचक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़ने मात्र से ही आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है, पूछा भी जा रहा है प्रश्न। 35 प्रश्न कह रहा है शरीर में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द जो है वो क्या बनेगा? शारीरिक 4 प्रकार से लिखा हुआ है, बताना है आपको। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो शारीरिक बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 36 कह रहा है कि जो लेखक है उसके अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना, इसके संदर्भ में दोनों में मूलभूत अंतर होता है, दोनों पर्यायवाची हैं, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है या दोनों समान है। बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे दोनों में मूलभूत अंतर जो है वो होता है, लेखक के अनुसार ऊपर ये बताया गया है। 37 प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है अशिक्षित होना, साक्षर होना, निरक्षर होना या शिक्षित होना। तो आप क्या कहेंगे? और आपका बिल्कुल ऑप्शन ए अशिक्षित होना सही हो जाएगा। पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य ऊपर पैराग्राफ में बताया गया था। 38 प्रश्न कह रहा है शिक्षा का अर्थ है
बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान देना, बच्चों को शक्तिशाली बनाना, बच्चों जो है उसमें विद्यमान शक्तियों को प्रस्फुटित करना या बच्चों को जानकारी देना। तो आप क्या कहेंगे? बच्चों में विद्यमान जो शक्ति हैं उनको प्रस्फुटित करना, उन्हें पहचानना, यही तो आपका वहाँ पर बताया गया था। 39 प्रश्न कह रहा है लेखक के अनुसार बच्चों में अलग-अलग प्रतिभा होती है, सभी बच्चे शाला जाकर प्रतिभाशाली बन जाते हैं, सभी बच्चों की शक्तियाँ सुषुप्त अवस्था में ही रहती हैं या सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। तो आप क्या कहेंगे? आपका ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चों में अलग-अलग प्रतिभा होती है, यही संदर्भ में ऊपर लिखा गया था। तो एक पैराग्राफ आपका समाप्त हुआ। 40 से 45 में जो है पद्यांश दे रखा है। ऊपर गद्यांश आया था, ये पद्यांश है यानी कि कविता दे रखी है इस टाइप से। और जो कविता दे रखी है वो मैं पूरी नहीं पढ़ूँगा, केवल आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मेघ के बारे में बताया गया है कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, उसी के संदर्भ में लिखी हुई है यहाँ पर पंक्तियाँ। मैं इनमें डायरेक्ट जो प्रश्न हैं उनकी बात करूँगा। 40 प्रश्न है आपका कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर जो है इसके पंक्ति का भाव किसमें है? भूरे काले बादल आकाश में घिर आए हैं, बादलों ने सूरज को ढक लिया है, बादलों ने बिजली से श्रृंगार किया है या बादल सज धज कर आए हैं। बात करते हैं आंसर की। आपका पहला ही ऑप्शन भूरे काले बादल आकाश में घिर आए हैं, ये जो है वो सही हो जाएगा। 41 प्रश्न कह रहा है कि मेघों के आने से लगता है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन में डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है प्रश्न के आंसर वो उस कविता पर बेस्ड हैं, तो आपका ऑप्शन सी वाला मानो गाँव में शहर से मेहमान आए हों, ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 कि बरस बाद सुधि लीनी इस पंक्ति का भाव किसमें है? अब ये तो अर्थ आप बिना उनके भी बता सकते हैं। बादल मेहमान बनकर आए हैं, बादल एक बरस के बाद आए हैं, बादलों ने याद किया है या बादल बन संवर कर आए हैं। बात करते हैं ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से। आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, बादल एक बरस के बाद आए हैं। 43 प्रश्न कह रहा है कि पूरी कविता में कौन-सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक या मानवीकरण? ऑप्शन एबीसीडी में से कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका मानवीकरण अलंकार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न पैराग्राफ पर ही आधारित कि बूढ़े पीपल ने किस प्रकार मेघों का स्वागत किया? इसमें भी डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं तो प्रसन्न होकर स्वागत किया। 45 प्रश्न कह रहा है पाहुन शब्द का अर्थ क्या होता है? ये बिना पैराग्राफ के भी आप बता सकते हैं। तो 4 ऑप्शन में बताना है पैर, आना, पालना या मेहमान। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा ताकि इस प्रकार अच्छे-अच्छे प्रश्न, हर टाइप के प्रश्न हम आपको आगे भी प्रैक्टिस कराते रहें। आंसर की बात करते हैं तो पाहुन शब्द का अर्थ होता है मेहमान। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 46 प्रश्न कह रहा है कि जीवनी और आत्मकथा जो विधाएं हैं वो बच्चों में डैश की कुशलता विकसित करने में सहायक हैं। शब्दार्थ की, साँचा, अभ्यास की, विभिन्न जो परिप्रेक्ष्य हैं उसमें व्यक्ति के चरित्र का विश्लेषण की या कल्पना करने की। तो बताना है आपको ऑप्शन 1 एबीसीडी में से कौन-सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा कि अलग-अलग जो परिप्रेक्ष्य हैं उसमें व्यक्ति के चरित्र का विश्लेषण जो है उसकी कुशलता विकसित करने में सहायक है। 47 प्रश्न आपका कह रहा है कि भाषा की पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? तो बताइए, बच्चों के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा में खाई ना हो, मानक भाषा प्रयोग संबंधी कठोर नियम, आकलन संबंधी कठोर नियम या पाठ्य पुस्तक को अति शीघ्र पूरा करना। आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे कि बच्चों के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा में बहुत बड़ा डिफरेंस ना हो, खाई ना हो, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 48 कह रहा है कि भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती किस कवि की रचना की पंक्ति है? रामधारी सिंह दिनकर, रामनरेश त्रिपाठी, श्याम नारायण पांडे या मैथिली शरण गुप्त। आंसर की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी वाला मैथिली शरण गुप्त जो है आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार से रचनाएं आपकी रिपीट भी होती हैं। अगला प्रश्न 49 कह रहा है कि पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? रमेश चंद्र शाह की है, शिवानी की है, मंगलेश डबराल की है या नागार्जुन की है? बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। पहाड़ पर लालटेन। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं आंसर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी वाला मंगलेश डबराल जो है वो सही हो जाएगा। इनका जो जन्म स्थान है वो टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड जो है
वहाँ पर पढ़ता है। उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो देहरादून में जो है वो हुई थी। और इतना सब कुछ मैं अब इनके बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में आज तारीख है जो 14 दिसंबर की, तो आज से लगभग 5 दिन पहले, कब, 9 दिसंबर 2020, इसको जो है इनकी मृत्यु हो गई है। मंगलेश डबराल, ये अभी चर्चा में आए थे अभी 4-5 दिन पहले ही, तभी मैंने आपको बताया कि इनका जन्म जो है वो टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड जो है वहां पर हुआ था। और कब हुआ था, तो 1948 में जो है वो हुआ था। मृत्यु इनकी 9 दिसंबर 2020 में जो है वो हुई है। 50 प्रश्न कह रहा है, जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे। उन्होंने डैश नाटक की रचना की, अजातशत्रु, शशिगुप्त, झांसी की रानी या राजमुकुट। तो जयशंकर प्रसाद की तो सभी रचनाएं मैंने आपको ट्रिक से बहुत बेहतरीन बता रखी हैं। नहीं देखी हैं, यूट्यूब पर बालाजी स्टडी अड्डा रचनाएं सर्च कीजिएगा, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको एक बार देख लेंगे, फिर कभी भी आप रचनाएं नहीं भूलेंगे। आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर अजात शत्रु जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 51 कह रहा है कि प्राक्तन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द का सही विकल्प आपको बताना है। ऑप्शन 1 2 3 4 में से छापना है आपको, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल बी वाला आपका ऑप्शन प्राक प्लस तन, ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा वर्ड जो है वो स्पर्श संघर्षी है, झा, श, टा या हा। बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। स्पर्श संघर्षी जो है आपको बताना है। तो बात करते हैं फिर आंसर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका पहला वाला आपका ऑप्शन जो झा है ये सही हो जाएगा। स्पर्श संघर्षी क्या होता है, मैंने बताया आपको, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है, उच्चारण के बाद वाला जो भाग होता है वो संघर्षी हो जाता है, वे तो आपके क्या कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी। जैसे चा, छा, जा, झा, ये सभी क्या है, स्पर्श संघर्षी होंगे। तो झा यहाँ पर सही हो जाएगा। 53 प्रश्न कह रहा है, कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। वृक्ष, स्वर्ण धतूरा, गेहूं, स्त्री, पलाश, आभूषण या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वर्ण, धतूरा और गेहूं, कनक शब्द के ये सभी अर्थ जो है वो होते हैं। अगला प्रश्न 54 कह रहा है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या श्लेष। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, तो आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से आपका ऑप्शन बी वाला उत्प्रेक्षा अलंकार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार होता क्या है, मैंने बताया आपको, उपमेय में कल्पित उपमान की जहां पर संभावना होती है उसको हम उत्प्रेक्षा करते हैं, या उपमेय में उपमान को प्रबल रूप में कल्पना की आंखों से देखने की जो प्रक्रिया होती है उसे उत्प्रेक्षा कहते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, जो पंक्तियां लिखी हैं इनमें क्या कहेंगे, इनमें आप कहेंगे कि कास के जो फूल हैं जो कि उपमेय है यहाँ पर, और वर्षा ऋतु के बुढ़ापे के रूप में उपमान की बात की गई है, तो इसकी संभावित कल्पना जो है एक दूसरे में की गई है, इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। 55 प्रश्न कह रहा है कि छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी। सुमित्रा नंदन जो पोपंत हैं उनकी कविताओं में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में या श्रीधर पाठक में। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी वाला मुकुटधर पांडे की रचनाओं में जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 56 कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों और रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम जो है वो क्या है। पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन में से आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर जो बात की गई है उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम, तो इनमें से कोई भी नहीं है आपका, इनमें से कोई नहीं, आपका डी वाला आपका ऑप्शन जो है वो
बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत कम ही इनमें से कोई नहीं सही होता है, पर यहाँ पर ऐसा है। 57 प्रश्न कह रहा है कि पढ़ना जो कौशल है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बताइए, सबसे पहला लिखा है ऑप्शन तेज गति से पढ़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, संदर्भानुसार जो अर्थ है उसका वो भी ग्रहण करते चलें वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से आप उच्चारित करें वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ना कौशल में, या केवल अक्षरगण, जहाँ पर केवल लगा है ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तेज गति से पढ़ना कोई नहीं कहता, शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारण हो सकता है, पर जो मेन होता है वो होता है अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना, तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 प्रश्न कह रहा है कि सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन जो है उसको जिंदगी पढ़ा, और यह इस ओर संकेत करता है कि सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती है, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, या उसे जो अक्षर हैं उनकी पहचान में भ्रम हो जाता है, या उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। तो आपको ऑप्शन एबीसीडी में से छाँटना है, बताना है कौन-सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका ऑप्शन कि वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवन जो है उसको ज़िंदगी उसने पढ़ा है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आपका 60 वाला हम देख लेते हैं, 59 वाला हम आपसे पूछेंगे, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है, ये सही है। व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देंगे, ऐसा तो नहीं है। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता नहीं है। आपका पहला ही आपका ऑप्शन सही होगा कि व्याकरण शिक्षण अत्यंत जो है वो आवश्यक है। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में ये कथन आप कह सकते हैं। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। लास्ट प्रश्न आपसे पूछने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। सभी प्रश्न यहाँ पर आज आप जो देख पा रहे हैं अधिकतर सीटेट बेस्ड ही थे, परंतु यूपी टेट और सुपर टेट में इस टाइप के प्रश्न आते हैं, इसीलिए मैंने काफ़ी उस टाइप के सेट करा दिए थे। इसलिए इस टाइप के सेट जो है, यानी कि इस टाइप के जो प्रश्न है वो मैं इसलिए करा रहा हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। 59 नंबर वाला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपको केवल ऑप्शन एबीसीडी टाइप करके बताना है 59 का कौन-सा सही होगा। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं नियमों के प्रति सामान्यीकरण, नियमों का उल्लंघन, संदर्भ की समझ ना होना, या नियम कंठस्थ ना होना। आप एबीसीडी टाइप करके वीडियो के मेन कमेंट में अपना आंसर अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।